Good morning, students. Today we are going to continue with the Unit 10 and Chapter 15. इसमें already हम कर चुके हैं wave motion के बारे में. We have discussed about transverse waves, longitudinal waves, wave motion, periodic functions, periodic waves, particle velocity, particle acceleration. इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे stationary waves, standing waves के बारे में. उससे पहले हमें एक प्रिंसिपल है दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द वेव्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? व्हेन एनी नंबर ऑफ वेव्स मीट साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, the net displacement at a given point and given time is the algebraic sum of the displacements due to each waves at the given point at the same time. मतलब ये है इसका इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है, मान लीजिए दो वेव्स हैं, एक ये है y1, ये है y2, wave having displacement y1 and wave having displacement y2. They are meeting simultaneously at a point in a medium, right? Net displacement, जो net displacement होगी that will be the vector sum, that will be the vector sum. इन दोनों का जो vector sum होगा, algebraic sum होगा of the displacement due to each wave at the given point at the same time. मीन्स इसका मतलब ये है कि वेक्टर सम का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए एक वेव है, ये लो, दूसरी वेव है ये, दे आर पासिंग थ्रू द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. लेकिन अगर ये मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या होगा? एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम. इसमें एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम. इसमें एम्पलीट्यूड जो है मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इट विल बी मिनिमम, क्योंकि डिपेंड करता है ना डायरेक्शन क्या है. अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा. मान लीजिए फर्स्ट वेव है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 xt से, दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं y2, डिपेंडिंग अपॉन द टू वेरिएबल्स x एंड t. देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट विल बी y1 xt प्लस y2 xt. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. अब क्योंकि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ लिया, उसमें हमने जैसे बताया कि टू और मोर वेव्स दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर, राइट. अब स्टैंडिंग वेव्स क्या है कि व्हेन टू सेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन्स ऑफ द सेम टाइप, मीन्स अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं तो दोनों जो वेव ट्रेन्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होनी चाहिए. अगर हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों वेव्स ट्रांसवर्स होनी चाहिए. ये नहीं है कि एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स. हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, उनका जो एम्पलीट्यूड है, मीन्स एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये एम्पलीट्यूड है. They should have the same amplitude, same time period. मान लीजिए सेम टाइम पीरियड, फर्स्ट वेव का भी टाइम पीरियड t है, सेकंड का भी. फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. जैसे ये है, अगर एक वेव ऐसे मूव कर रही है, दूसरी मान लीजिए ये है, तो दूसरी जो वेव है उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है. फ्रीक्वेंसी ये नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे कि कम ज़्यादा है, ऐसा नहीं है. दे शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दे शुड हैव द सेम वेवलेंथ. लैम्डा है तो दूसरे की भी लैम्डा होनी चाहिए. ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड्स पे ट्रेवल कर रही हैं दोनों वेव ट्रेन्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मीन्स एक अगर इधर से इधर जा रही है और एक जो है वो दूसरी तरफ से आ रही है. अ न्यू सेट ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड. अगर ऐसा होता है
तो न्यू सेट ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, जिनको हम स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। इसके बाद आता है नोड्स, certain points of the medium which are permanently at rest, मिनिमम जिनका हम कहें कि जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो है, तो वो हैं नोड्स। These points of the medium which are permanently at rest are nodes, and antinodes क्या है? Points which vibrate about their mean position with the largest amplitude. With the largest amplitude, उनको हम एंटीनोड्स कहते हैं। ठीक, क्लियर? दो पॉइंट्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक पॉइंट्स, सर्टेन पॉइंट्स जो रेस्ट पे हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं। वो पॉइंट्स विच वाइब्रेट विद द दिस लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड, उनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं। अभी आगे हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स करेंगे तो उसमें सारा नोड्स और एंटी नोड्स का क्लियर होगा। स्टेशनरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो जैसे सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो उसको हम स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन पाइप्स है, ये जो फ्लूट है, ट्रम्पेट है, ये जो हैं ये है व्हेन वी टॉक अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और अगर हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं तो ये है सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए सोनोमीटर, एक सोनोमीटर बॉक्स होता है और उसमें एक बॉक्स, हॉलो बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगी होती है। ये प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे ना, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो उसको हम जब वेट अटैच करते हैं या उसको हम प्लग करते हैं तो जो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो स्टैंडिंग वेव्स हैं, स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए सोनोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग्स। जैसे हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स किया था, तो अब हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग्स। लेट अस कंसिडर a string which is fixed at two ends. Let us consider a string which is fixed at two ends. मान लीजिए हमने we send a continuous sinusoidal wave of a certain frequency towards the right. जब वो यहाँ से जब हमने एक वेव भेजी, जब यहाँ पे पहुँची तो ये फिक्स्ड एंड है। इस फिक्स्ड एंड से ये जो वेव है ये रिफ्लेक्ट होके ये वापस आती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फाइन। अब क्या है कि दीज फिर इसके बाद यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचती है फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, what happens, this process continues and फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी ओवरलैपिंग वेव्स आ जाती हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं विद वन अनदर। अब इसमें हमने क्या शो किया हुआ है, इस डायग्राम में हमने क्या शो किया हुआ है, एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव हमने शो की हुई है ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो बेटे हमने ये लाइट सा ये वाला ये जो है ना, ये हमने शो किया हुआ है, जो थिन लाइन शो की हुई है वो है हमारी इंसिडेंट वेव विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट। ठीक है, यहाँ पे जाके N5 पे जाके ये वापस आ गई, ये डॉटेड लाइन शो की हुई है हमने रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली डॉटेड लाइन, ये रिफ्लेक्टेड वेव है।
ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करती है। अब अगर हम ये अज्यूम करें कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर हम अज्यूम करें कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन रिफ्लेक्शन, तो एम्पलीट्यूड जो होगा रिफ्लेक्टेड वेव का वो वही होगा जो इंसिडेंट वेव का है। तो इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, they superimpose on each other. They are moving in the opposite direction and they superimpose on each other. तो जो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमें पता है रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट शो की है, दैट इज द एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। जो मैंने बताया था ना कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे। टाइम जब शुरू किया हमने तो हमने देखा कि अब क्या होता है कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव, अब जो क्रेस्ट है ऑफ वन वेव इज फॉलिंग ऑन द दिस क्रेस्ट ऑफ द अदर, एंड ये crest of one wave is falling on the crest of another, and trough of another wave is falling on the trough of the other, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ये वाली y1 एंड y2, ठीक है। तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्टेंट वेव जो है जो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन, ये जो थिक लाइन है ना, ये वाली, ये जो सबसे तीसरी लाइन है, ये वाली, ये जो है दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एट A1, A2, A3, A4, दैट इज ये जो हमारी जो है दैट इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मैक्सिमम। इनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे जीरो है, कहाँ पे, N1, N2, N3, N4, N5, ये है नोड्स, इनको बोलते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स, और ये हैं एंटी नोड्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स। अब इसके बाद आफ्टर 1/4 T/4, अब ये देखो ये वाला जो है इंसिडेंट, ये बेटे 1/4 आगे चला गया, ये यहाँ आगे चला गया, ये अगला 1/4 ये आ गया वेव। इसके बाद वेव ऐसे की, इसके बाद पूरी वेव गई यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे आके ये आपका रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये देखो ये यहाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से ये आ गया, दिस इज। तो आपका अब आप देखो इसमें तक जो इंसिडेंट वेव है इट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस λ/4 टुवर्ड्स राइट, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये रिफ्लेक्टेड वेव इट हैज ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस λ/4 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जो इंसिडेंट है इट इज टुवर्ड्स राइट, जो रिफ्लेक्टेड है इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब क्या हो रहा है, क्रेस्ट, जो क्रेस्ट है ऑफ वन वेव दैट इज फॉलिंग ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर, एंड ट्रफ ऑफ द अदर इज फॉलिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एच ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज बिकमिंग 0, and this is represented by thick horizontal line. All the particles of the medium, they are crossing their mean positions simultaneously they are crossing the mean position. Okay, fine. इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो ये मिनिमम पोजीशन, यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं दे आर क्रॉसिंग थ्रू देयर मीन पोजीशंस साइमल्टेनियसली। अब क्या है इसके बाद, एट t इज इक्वल टू T/2,
Now this wave, it has traveled a distance, the incident wave जो है it has traveled a distance lambda by 2. अब ये इतना और पार्ट आ गया ना, तो ये हमारा आ गया lambda by 2. It has covered lambda by 2 towards right, और जो reflected wave है it has traveled equal distance lambda by 2 towards the left. तो अब crest of one is falling on the crest of the other, and the trough of one is falling on the trough of the other. The resultant displacement is represented by ये जो thick line दिखाई दे रही है, that is the resultant displacement. इसके बाद आता है 3t/4. अब ये देखो, अब ये बच्चे ये यहाँ से ये वेव और आगे चली गई, तो आपके ये वाली वेव और आगे चली गई ना. नाउ इट इज 3t/4. तो 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड. तो ये आपका यहाँ पे ये आगे चला गया, और ये यहाँ 1/4 और आ गया. ठीक है, और ये वेव इंसिडेंट वेव टूवर्ड्स this right. The incident wave travels a distance 3 lambda by 4 towards the right, and reflected wave travels the same distance on the string towards the left. ठीक है, जो इंसिडेंट वेव है इट मूव्स टूवर्ड्स राइट, रिफ्लेक्टेड वेव मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट. और इसमें क्या आ रहा है, व्हाट यू सी, crest of one wave is falling on the trough of other, right? And the resultant displacement at all point is 0. The means इसका मतलब यही है कि सारे के सारे जो particles हैं they are passing simultaneously through their mean positions, लेकिन but in a direction opposite to the direction at t is equal to t/4. ये सेम यही है, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ है, यहाँ पे डॉटेड लाइन इधर है, तो इतना टाइम कवर हो चुका है. तो इसका मतलब सारे पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स दे आर पासिंग साइमल्टेनियसली थ्रू देयर मीन पोजीशंस, लेकिन इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द t/4. उसके बाद टाइम आता है t इज इक्वल टू t. इसमें क्या है, कंप्लीट, नाउ दिस साइकिल कंप्लीट्स एंड यू रीचेस एट द सेम पोजीशन एज हेयर. ये सारा कंप्लीट, फिर ये नीचे इस तरह आ जाएगा, ये और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली इट रीचेस टू द दिस पोजीशन, मीन्स इट कंप्लीट्स वन साइकिल. तो एंटायर साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. तो दिस इज हाउ दीज स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड, दिस इज हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड. अब हम बात करेंगे कि ये जो स्टैंडिंग वेव्स है स्ट्रिंग्स में कैसे बनती हैं, क्या इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. जैसे हमने अभी कहा, मैंने आपको बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, तो इसमें हमारी लॉन्गिशनल वेव्स भी हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी हैं. ऑर्गन पाइप्स की बात करें तो वो लॉन्गिशनल वेव्स हैं, अगर स्ट्रिंग्स की बात करें तो वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं. ठीक है, ओके फाइन. अब इसके बाद आता है स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स. जब हम स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, मान लीजिए कि जो वेव पल्स है मूविंग ऑन ए स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू right along positive direction of the x-axis. Let's say it is represented by, जैसे हमने अभी लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द वेव हम कैसे लिखते हैं, y1 xt इज इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस के एक्स. ये कितनी बार किया ना हमने, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ये इक्वेशन बहुत बार की है. Now this equation y1 xt is equal to r sin omega t minus kx. जब ये इंसिडेंट वेव है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड of the string there is a phase change of pi radian. The reflected wave pulse जो है traveling from right to left
जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो देयर इज़ ए फेस रिवर्सल। तो जो फेज रिवर्सल होता है, इसका मतलब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह आ जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये हमने डेरिवेशन में किया था कि व्हेन द वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट देन इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट देन इट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स। हमने लिख दिया प्लस फेस रिवर्सल, तो पाई जो है वो 180 डिग्री एंगल चेंज आएगा। तो अगर हम साइन दिस थीटा प्लस वाई, तो इसको ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा वैल्यू माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कंसिडरिंग द टू वेव्स इन द स्ट्रिंग। अब एक रस्सी ले लीजिए, उसको अगर हम थोड़ा सा इसकी वाइब्रेट करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लीजिए, उसको जब वाइब्रेट करेंगे तो वो किस तरह वाइब्रेट करती है, उसकी जो वेव्स बनती हैं, जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, बाय सुपर इम्पोजिंग दीज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट वी आर फाइंडिंग आउट। उसका एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों वेव्स को, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव को, विच आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, इनको हमने ऐड कर दिया, वेक्टर सम ले लिया, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे वाला हमने क्या लिया, उसका हमने फेस चेंज भी कर दिया और साथ में ये एक्सप्रेशन भी लिख लिया। दोनों को ऐड किया जब, तो आपके पास आ गया दिस इज द रिजल्ट, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपने इसका जो इक्वेशन इसको सॉल्व किया, ये फॉर्मूला लगाइए, साइन दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपके पास, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये ले लीजिए, मान लो ये जो है c और ये जो है d, ये ऐसे, ये है। तो ये आपके पास आ गया, c की वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा टी प्लस के एक्स और d की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये इक्वेशन लगाइए तो यू विल गेट द दिस इक्वेशन माइनस 2r cos ओमेगा टी साइन के एक्स। ये तो आप कर लोगे ना, उसमें c की वैल्यू पुट कर देना, d की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, तो c प्लस डी बाई 2 निकाल लेना, इधर से c माइनस डी बाई 2। तो आप जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए, cos ओमेगा टी, वो जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जो इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी या y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। तो हमने अब वो जो r है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये कितना है इसमें, माइनस 2r साइन के एक्स, ये दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर। इसमें फ़र्क क्या है, इसे एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, amplitude is different. So this is the expression for the standing waves in the string. अब इसमें मान लीजिए हम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग x इज इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रिंग है यहाँ पे दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों एंड पे 0 है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2r cos ओमेगा टी साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस एंड इज ए नोड। अब दूसरे एंड पे जब जहाँ पे x इज इक्वल टू l है, मान लो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, दूसरे एंड पे जहाँ पे x इज इक्वल टू l है, वहां पे भी सिंस जो दूसरा एंड है, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो फिक्स्ड, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी नोड बनेगा, ठीक है। तो नोड बनेगा मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब y इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू तो l है, तो हमारे पास आ गया साइन के l, x की जगह हमने क्या लिख लिया, l। अब ये कब 0 होगा, अगर साइन के l इज इक्वल टू 0 होगा।
और साइन के एल जीरो कब होगा? इट कैन बी जीरो इफ इट इज साइन एन पाई। इसको जनरलाइज कर लिया तो के एल इज इक्वल टू एन पाई, के की वैल्यू पुट कर ली, वेव नंबर है आपको पता ही है, के जो है दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये 2 पाई बाय लैम्डा आ गया, एल इज इक्वल टू एन पाई, लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन एन, एन इज इक्वल टू 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो कैसे वाइब्रेट कर रही है, कैसे वाइब्रेट कर रही है, ये इस तरह वाइब्रेट कर रही है, ये इस तरह वाइब्रेट कर रही है, तो इट डिपेंड्स कि आपके पास एन की वैल्यू कितनी है। ये सारा जो डिटेल में है फ्रीक्वेंसी उसकी निकालनी, फंडामेंटल नोड और फंडामेंटल और उसके बाद हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स, वो सारा आपका इस बार सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके फाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। जब हम और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स की बात करते हैं, स्ट्रिंग्स की बजाय हमने ऑर्गन पाइप्स लिया है, इसमें इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है? इट्स ए विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड, जैसे ये फ्लूट होता है, ट्रम्पेट होता है, तो ये जो है ये ऑर्गन पाइप्स है। अब जैसे हमने पहले केस में सेम उसी तरह ही हमने करना है और हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एस एक्स टी इज इक्वल टू एग्जैक्टली वही, बिल्कुल वाई एक्स टी हमने, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है बेटे इसमें एस से डिनोट किया क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जैसे उसमें वाई इज इक्वल टू वाई वन एक्स टी प्लस वाई टू एक्स टू टी किया था ना, अब इसमें इसकी जगह एस वन, ये एस टू और ये आ गया एस, तो आपके पास आ गया वाई इंस्टेड ऑफ वाई एक्स टी वी हैव एस एक्स टी, बाकी सारा सेम है, -2r साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो क्लोज्ड एंड है ये क्लोज्ड एंड है और ये दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मीन्स one end is closed and one end is open. Remember where it is closed end यहाँ पे नोड बनता है और जहाँ पे ओपन एंड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एंटी नोड है, ठीक। एट x इज इक्वल टू 0 साइन के x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 साइन के x इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0, दैट इज अ नोड इज फॉर्म्ड, दैट इज अ नोड इज फॉर्म्ड। अब ओपन एंड पे क्या है, जैसे मैंने कहा कि ओपन एंड पे जाके क्या होता है कि हमारा एंटी नोड बनता है, इसका मतलब जो S है दैट इज मैक्सिमम, इसका मतलब साइन के एल इज इक्वल टू मैक्सिमम। उस पहले स्ट्रिंग के केस में तो 0 था ना, लेकिन इस केस में साइन के एल इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये कब होगा? जब वैल्यू जो है +-1 होगी। ये कब होगी? जब हमारे पास साइन 2n-1 पाई बाय 2 होगा। जनरलाइज कर लिया हमने, और जब हम ये साइन के एल इज इक्वल टू साइन 2n-1 पाई बाय 2 और ये आ गया के एल इज इक्वल टू 2 पाई बाय दिस लैम्डा, क्योंकि के की वैल्यू एंगुलर वेव नंबर दैट हैज वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, इसको लिख लिया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल, ये आ गया 2n-1 पाई बाय 2, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 4l अपॉन 2n-1, जहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 2 3 इट कॉरस्पॉन्ड टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस टॉपिक, ये जो बाद में हम फर्स्ट हार्मोनिक, डिफरेंट हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ते थे पहले, वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहीं तक बस करना है कि डिफरेंट जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है दैट कैन वी कैन गेट दोज नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन यूजिंग n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने नहीं जाना। इसके बाद आता है स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप्स। ओपन ऑर्गन पाइप जो है दोनों एंड्स पे ओपन होती है, तो इसका मतलब जो एंटी नोड्स हैं दोनों एंड्स पे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटे हमने क्या करना, हम सारा अभी डेरिवेशन पूरा मैं नहीं करवाऊंगी, इसमें क्या है कि बिल्कुल पहले जैसा
जैसे आपने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में किया, उसमें आपने एट एक्स इज इक्वल टू 0 एस वॉज 0, एट एक्स इज इक्वल टू एस एट एक्स इज इक्वल टू एल एस वॉज मैक्सिमम। लेकिन इस केस में आपने एस इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल इन बोथ द एंड्स। हमारा जो एस है दैट विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल, क्योंकि दोनों ही ओपन एंड्स हैं और यहाँ पे एंटी नोड्स बनते हैं। यू विल बी गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन n, ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, फाइन। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स के बारे में हम बात करेंगे। द फिनोमिना ऑफ ऑल्टरनेटिंग वेरिएशन in the intensity of sound with time at a particular position, variation in the intensity of sound with time at a particular position when two sound waves, ये sound waves show की हुई हैं हमने, these are the two sound waves 1 2 of nearly same frequencies, the frequency difference is very small and they have amplitudes almost amplitude same है and frequencies nearly equal, traveling in the same direction, superimpose on each other। ये दोनों waves जो हैं superimpose करती हैं, तो जो हमारा resultant आता है then that is formation of one beat, that is the formation of a beat। अब इसको हम explain कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि वन बीट इज सेट टू बी फॉर्म्ड अगर हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वन बीट इज सेट टू बी फॉर्म्ड व्हेन इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम वंस अगेन आफ्टर बिकमिंग मिनिमम इन बिटवीन। मतलब ये एक बीट है, मीन्स when the intensity of the sound is maximum at t is equal to 0, one beat is said to be formed when intensity become maximum again after becoming minimum once in between। जो टाइम इंटरवल है between the two successive beats, इसको हम बोलते हैं बीट पीरियड। दो सक्सेसिव बीट्स के बीच में जो टाइम पीरियड है, जो दो सक्सेसिव मैक्सिमा है उनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बीट पीरियड। और नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक है। तो दिस इज द बीट जो है वो क्या है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड व्हेन द two sound waves of nearly equal frequency they superimpose in each other, when they are traveling in the same direction। अब हम कहते हैं कि why we say that they are to be of the same frequency। भाई हम ये क्यों कहते हैं कि जो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स है, साउंड वेव्स है, ये स्मॉल की होनी चाहिए। वाई इट शुड बी लेस देन, हम कहते हैं 10। एक्चुअली इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है कि हमें पता है कि जो हमारा जो ईयर है वो एक साउंड को, जब इम्प्रेशन ऑफ साउंड है उसको परसिस्ट करता है हमारे माइंड में फॉर 1/10 ऑफ ए सेकेंड। जो एयर पे जो साउंड परसिस्ट करता है वो करता है 1/10 ऑफ ए सेकेंड। अगर दूसरा साउंड हमें 1/10 ऑफ सेकेंड से पहले सुनाई दिया तो जो इम्प्रेशन ऑफ द टू साउंड्स है वो मिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या है, जो हमारा माइंड है वो उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो अगर हमें डिस्टिंक्ट बीट्स सुननी है तो जो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव बीट्स है इट शुड बी मोर देन 1/10 सेकेंड्स। उससे क्या है, जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स है दैट शुड बी लेस देन 10। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है,
frequency of beat means number of beats per second. It should be less than 10. And number of beat per second, this is or frequency, this is equal to difference in the frequency of the two sources. ये हम आगे mathematically explain करेंगे कि how this comes out to be, how beat frequency comes out to be difference in the frequencies of the two वेव्स. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो दो सोर्सेज हैं जो जिसमें से जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दीज शुड बी ऑफ नियरली equal frequencies, means the difference should be less than the 10. अब let us find the mathematical expression. मान लीजिए S1 जो है R sin omega 1t. S1 इसलिए लिया, this S1 is the displacement in case of longitudinal wave. जब ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो Y1 लेते हैं, तो लॉन्गिट्यूडल में हमने S1 से डिनोट किया है. ओमेगा 1 को हमने लिख लिया 2 पाई न्यू 1, क्योंकि हमने न्यू 1 की टर्म्स में फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना. हमने प्रूव करना है कि हाउ बीट फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज. S2 इज इक्वल टू R साइन 2 पाई न्यू 2t. अब इसको सुपर इम्पोज किया, जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू R साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t. फॉर्मूला लगाया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साइन सी प्लस साइन डी. ये जो है ये इसको सी ले लिया, ये जो है इसको डी ले लिया. जब हमने वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, जब ये एक्सप्रेशन आया तो आपने इसको ये साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2t ऐसे, और ये जो वैल्यू है इसको हमने कहा A. दिस इज A इज इक्वल टू 2R cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू T, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A विच इज चेंजिंग विथ टाइम, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो दिस इज ये जो एक्सप्रेशन है, टर्म है, दिस इज A. ये हमने इक्वेशन ऑफ दिस, ये रिजल्टेंट वेव हमने जब सुपर इम्पोज किया दोनों वेव्स को, तो हमारे पास जब सुपर इम्पोज करके ये इक्वेशन आ गई. क्लियर. अब इसके बाद आता है हमारा जो लास्ट जो आर्टिकल है, लास्ट इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ए, अब वो कब मैक्सिमम होगा. जो हमने बीट्स बनाए थे ना, अभी जो हमने बीट्स बनाए थे कि हमने पहले ऐसे और फिर उसके बाद ये, तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t इज इक्वल टू मैक्सिमम. ये कब मैक्सिमम होगा, व्हेन इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये इसको जर्नलाइज कैसे करेंगे, व्हेन इट इज इक्वल टू कॉस के पाई, के इज इक्वल टू 0 1 2. अब ये कॉस ये निकाल दिया, पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू के पाई, और t इज इक्वल टू के अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2. तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, t इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 1 ले ली, 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2, 2 3. तो टाइम इंटरवल दोनों के बीच में कितना है, 1 अपॉन न्यू 1 माइनस 2. इन दोनों के बीच में कितना है, अगेन 1 अपॉन न्यू 1 माइनस 2. इन दोनों के बीच में कितना है, अगेन 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2. तो इसका मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ द साउंड इज 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2. टाइम 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये आ गया न्यू 1 माइनस न्यू 2. अब एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, व्हेन cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू मिनिमम. इसका मतलब जब ये 0 होगा. 0 कब होगा, जब ये वैल्यू पुट करते हो ना cos, इसको जनरलाइज करते हो 2k प्लस 1 पाई बाई 2, k इज इक्वल टू 0 1 2 3. k 1 पुट करो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी तो वो cos 0 होगा. 0 पुट करो, देखो cos पाई बाई 2, cos 90 0. 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो जो भी cos की वैल्यू आएगी ये वाली, तो वो 0 होगी.
अब इसको ये तो आपके पास क्या आ गया, पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2। टी कितना आया, ये 2k प्लस 1 अपॉन 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे k इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो यू विल बी गेटिंग द टाइम इंटरवल्स, ये आ जाएंगे जैसे हमने मैक्सिमम में निकाले थे ना, वैसे ही आ जाएंगे। और जब आप माइनस करोगे सक्सेसिव जो मिनिमा है, आप जो सक्सेसिव मिनिमा आपस में टाइम इंटरवल निकालोगे बिटवीन टू मैक्सिमा मिनिमास, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो आप देखोगे कि जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो अब टाइम इंटरवल इतना आ रहा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल कितना आ गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिनिमा, दैट इज न्यू 1 माइनस न्यू 2। अब दोनों आप देखिए, अब ये इक्वेशन भी देखिए, इधर जो ऊपर हमने लिखे ये 1 एंड 2, आप दोनों को लीजिए, तो व्हाट यू फाइंड कंबाइनिंग 1 एंड 2, व्हाट यू गेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स कितना आ रहा है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ द साउंड। यही चीज हम पहले आपको बता चुके हैं कि भाई क्यों हमें दो जो सोर्सेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं that should be equal to it should be nearly equal frequencies। अभी हमने बताया due to persistence of hearing, वो सारा explain किया था, and frequency of the beat it comes out to be equal to difference in the frequencies। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। ये बीट्स, ये जब हम बीट्स की बात करते हैं ना, तो ये हमने सारा मैथमेटिकल वेव्स का मैंने बताया, तो ये सारा म्यूजिकल उसमें आता है। आपने सुना होगा ये बीट्स की, जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो हम करते हैं ना, बीट्स की बात करते हैं। ये जो पियानो होते हैं, तो ये जो उसके जो पॉइंट्स हम जो उसमें वो लगे होते हैं ना पियानो में, तो उसको हम जब बटन स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि हम नोट जो स्ट्राइक करते हैं, तो वी आर सुपर इम्पोजिंग द टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो देन देयर इज वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, और वो जो वेरिएशन है दैट इज बीट्स। तो ये म्यूजिक में बहुत यूज होता है, टर्म्स आती हैं ये सारी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट, 10th unit, that is the last unit of your syllabus। This was all about oscillations and waves। अब ये चैप्टर जो है थोड़ा सा समझने वाला है, इसको आप लिख के प्रैक्टिस करो। सारी डेरिवेशंस है, बहुत सारी डेरिवेशंस है इसमें, तो सारी डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करो। बाकी जो डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वी कैन टेक दोज क्वेरीज इन द ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑसिलेशंस एंड waves। This was all about today's discussion। Take care of yourself।